यूं तो राजस्थान की धरती पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक है पाबूजी राठौर। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं पाबूजी राठौर की बात कर रही हूँ जिनका जन्म जोधपुर जिले के कोलूमंड नामक गांव में हुआ था, जो कि जोधपुर रियासत के राजा दुहरजी राव के छोटे भाई धादल जी के पुत्र थे। तो चलिए आज इन्हीं पाबूजी राठौर की कहानी सुनते हैं। एक बार एक स्वर्ग की अप्सरा रात के समय में मारवाड़ की धरती पर विचरण कर रही थी। वहीं पास में एक तालाब था। अप्सरा की तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई तो वह उस तालाब में स्नान करने लगी। उसी समय धांधल जी अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस अप्सरा को देख लिया और वह उसके पास चले गए। अप्सरा ने जब धांधल जी को देखा तो वह उनसे बोली, मैं एक स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। हम धरती पर लोगों की नज़रों से बचकर विचरण करते हैं। यदि हमें कोई देख लेता है तो हमारी स्वर्गलोक वापस जाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब आपने मुझे देख लिया है, इसलिए मैं स्वर्गलोक वापस नहीं जा सकती। अब मैं इस धरती पर कहाँ रहूंगी? धांधल जी बोले, आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में मेरे साथ रह सकती हैं। अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि आपको मुझे मेरा महल अलग से बनाकर देना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, आप भी नहीं। धांधल जी ने अप्सरा की दोनों शर्तें मान ली और इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम पाबूजी रखा गया। पाबूजी का रूप बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। वे अपनी माता के साथ उस महल में ही रहा करते थे। उस महल में पाबूजी की माता की अनुमति के बिना कोई नहीं आता जाता था। पाबूजी के पिताजी धांधल जी भी जब महल में प्रवेश करते थे तो पाबूजी की माता की अनुमति लेकर ही प्रवेश करते थे। एक दिन धांधल जी भूलवश बिना अनुमति के ही उस महल में प्रवेश कर गए। जब वह अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शेरनी बैठी है और पाबूजी को दूध पिला रही है। और जैसे ही उस शेरनी ने धांधल जी को देखा, वह अप्सरा के रूप में बदल गई। धांधल जी ने अप्सरा से उस शेरनी का रहस्य पूछा। अप्सरा ने बताया, मेरे पास रूप बदलने की तथा बहुत सी अलग अलग शक्तियाँ हैं। जब मैं अकेली रहती हूँ तो अलग अलग रूपों में रहती हूँ और अपने बालक के साथ खेलती हूँ और उसके साथ समय बिताती हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस महल में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आज आपने मेरी अनुमति के बिना महल में प्रवेश करके अपना वचन तोड़ा है। इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। आज से इस बच्चे की देखभाल भी आपको ही करनी है। एक माँ की 2 ही इच्छा होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करे और उसे शादी की घोड़ी पर बैठा हुआ देखे। मैंने इस बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा तो कर दिया, परंतु इसे घोड़ी पर बैठकर देखने की इच्छा मेरी अधूरी रह गई, क्योंकि आपने बीच में ही अपना वचन भंग कर दिया। इसलिए अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। मैं अपने लोक वापस जा रही हूँ। यह कहकर वह अप्सरा वहाँ से अपने स्वर्गलोक चली गई। इसके बाद धांधल जी की एक अन्य रानी कमलादे ने पाबूजी का बड़े स्नेह से लालन पालन किया, इसलिए कमलादे को पाबूजी की माता के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे पाबूजी बड़े हो गए और शादी के योग्य हो गए। पाबूजी की सगाई आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक रियासत अमरकोट के राजा सूरजमल सोड़ा की सुपुत्री फूलंदे के साथ की गई थी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। मारवाड़ में पाबूजी की विवाह की तैयारियां चल रही थी और एक दिन शादी का शुभ दिन भी आ गया। पाबूजी ने विवाह के दिन बहुत अच्छी शेरवानी पहनी, एक कलंगी और तुर्रा के साथ शानदार साफा बांधा। पाबूजी दूल्हे की वेशभूषा में बहुत सुंदर लग रहे थे। पाबूजी के दोनों दोस्त चांदा और डामा पाबूजी के साथ थे। वे बोले, पाबूजी आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज तो आपको देखने के लिए अमरकोट के घरों के छज्जे टूट जाएंगे। उन्होंने पाबूजी से कहा, बारात के लिए की गई सारी तैयारियां बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक ही कमी है। पाबूजी ने कहा, क्या कमी है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा, हमारे पास एक अच्छी घोड़ी नहीं है। बिना अच्छी घोड़ी के दूल्हा अच्छा नहीं लग सकता। पाबूजी बोले, घोड़ी तो जो हमारे पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा, और अच्छी घोड़ी हम कहाँ से लेकर आएं? पाबूजी के दोस्त चांदा और डामा बोले, हमारे गांव कोलूमंड में चारण जाति की एक महिला है जिसका नाम देवल है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी है जिसका नाम केसर कालमी है। उससे सुंदर घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है। अगर वह घोड़ी हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उससे सुंदर घोड़ी कोई दूसरी है ही नहीं। पाबूजी बोले, ठीक है, आप दोनों जाओ और माता देवल से घोड़ी कुछ दिनों के लिए मांग कर ले आओ। दोनों भाई चांदा और डामा उस चारण जाति की महिला देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पाबूजी की बारात जा रही है। उनके पास अच्छी घोड़ी नहीं है। उसकी केसर कालमी जैसी घोड़ी पूरे मारवाड़ में किसी के पास नहीं है।
यदि आप केसर कालमी को कुछ दिनों के लिए हमें दे देंगे तो पाबूजी उस पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इसलिए आप हमें केसर कालमी घोड़ी दे दीजिए। देवल चारनी बोली, हमारे राजकुमार का विवाह है, इसकी मुझे बहुत खुशी है और राजकुमार मेरी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जाएंगे तो मैं स्वयं को खुशनसीब समझूंगी। लेकिन मेरे पास बहुत सी गायें हैं और मेरे ग्वाले केसर कालमी पर बैठकर गाय चराने जाते हैं। आप दोनों तो जानते ही हैं कि आजकल गायों की लूटपाट बहुत अधिक बढ़ गई है। कल को भगवान ना करे मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो वह ग्वाला तुरंत दौड़कर मुझे सूचना तो दे सकता है, जिससे गांव वाले उन गायों की रक्षा कर सकते हैं। यदि केसर कालमी को आप ले जाएंगे और पीछे से मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो फिर मैं अपनी गायों को कैसे बचाऊंगी। यह सुनकर दोनों भाई निराश होकर वापस लौट आए और उन्होंने पाबूजी को बताया कि देवल चारनी ने यह जवाब दिया है। उनकी बातें सुनकर पाबूजी स्वयं देवल के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप मुझे केसर कालमी दे दीजिए, मैं आपको आपकी गायों की रक्षा का वचन देता हूँ। देवल चारनी बोली, पाबूजी आप मेरी गायों की रक्षा कैसे कर पाएंगे, आप तो बारात लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप शादी के समारोह में और स्वागत सत्कार में खो जाएंगे, तो फिर आप मेरी गायों की रक्षा कैसे करेंगे। पाबूजी बोले, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ से बारात लेकर जा रहा हूँ और यदि मुझे रास्ते में समाचार मिला कि आपकी गायों की लूट हो रही है तो मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए बीच रास्ते से वापस आ जाऊँगा। यदि मैं खाना खा रहा हूँगा तो मैं खाना छोड़कर वापस आ जाऊँगा, यदि मैं तोरण मार रहा हूँगा तो मैं तोरण छोड़कर वापस आ जाऊँगा और यदि मुझे बीच फेरों में पता चला तो मैं फेरे छोड़कर आपकी गायों की रक्षा करने आऊँगा। देवल बोली, पाबूजी आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप घोड़ी ले जाइए। पाबूजी केसर कालमी को ले जाते हैं। केसर कालमी वास्तव में एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। पाबूजी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे। पाबूजी जैसा सजीला नौजवान जब केसर कालमी जैसी घोड़ी पर बैठा तो अमरकोट के लोग देखते के देखते ही रह गए। पाबूजी के साथ साथ लोग घोड़ी की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। उस जमाने में जब बारात में घोड़ी आती थी तो उस घोड़ी की अन्य घोड़ों के साथ दौड़ करवाई जाती थी। उस दिन जब केसर कालमी की अमरकोट के घोड़ों के साथ दौड़ करवाई गई तो केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली। केसर कालमी इतनी दूर से चलकर आने के कारण थकी हुई थी और अमरकोट के घोड़े वहां पर बिना थके खड़े थे। इसके बावजूद भी केसर कालमी ने वह दौड़ जीत ली थी। इस बात पर अमरकोट वाले लोगों को बहुत गुस्सा आया और केसर कालमी ने हमारे घोड़ों को हरा दिया, इसलिए उन्होंने तोरण के समय पाबूजी को सबक सिखाने की सोची। तोरण के समय अमरकोट वालों ने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया था। उस जमाने में तोरण मारना शक्ति प्रदर्शन माना जाता था। पाबूजी जब तोरण मारने पहुंचे तो उन्होंने देखा तोरण बहुत ऊंचा बांधा गया है और उन्होंने सोचा यदि आज मैं इस तोरण को नहीं मार पाया तो ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पाबूजी ने केसर कालमी पर हाथ फेरा और उससे कहा, केसर आज राठौड़ों की जाति को लज्जित मत होने देना, मारवाड़ के वंश को आज लज्जित मत होने देना। आज तू अपना जौहर दिखा और इस तोरण को मारने में मेरी मदद कर। इसके बाद पाबूजी ने ढोल बजाने वाले से कहा, ढोलीरा छोरा तू तो मधुर ढोल बजा। ढोल के धमाके माथे मारी केसर कालमी घोड़ी नाचती। पाबूजी के कहने पर ढोली धमाकेदार ढोल बजाता रहा, जिसकी धुन पर केसर घोड़ी नाचती है और नाचते नाचते उछलकर अपने दोनों पैरों को अमरकोट के किले के कंगूरों पर टिका देती है। इसके बाद पाबूजी बड़े आराम से तोरण मारते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सबके सब पाबूजी और केसर कालमी के इस करतब को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग बड़े खुश हुए। महिलाएं कहने लगी कि क्या सजीला नौजवान आया है सुंदर घोड़ी पर बैठकर। इसके बाद पाबूजी की पत्नी फूलंदे की सहेलियों ने जब उनको जाकर यह सब बातें बताई, तुम्हारे पति ने इस प्रकार बाहर तोरण मारा है, इतनी अच्छी घोड़ी पर बैठा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है। यह बातें सुनकर फूलंदे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद पाबूजी किले के भीतर गए। कुछ ही देर में उनके फूलंदे के साथ फेरे होने लगे। पाबूजी ने अभी 3 ही फेरे लिए थे कि इतने में देवल चारनी खुद वहाँ पर पहुंची और उन्होंने रोते रोते पाबूजी से कहा, मैंने आपको कहा था मेरी घोड़ी मत लेकर जाइए, मेरी गायों की लूट हो जाएगी। उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जहाँ कहीं भी होंगे वापस आ जाएंगे, आपकी गायों की रक्षा करेंगे। आज मेरी गायें लूट ली गई, मेरा सर्वस्व नाश हो गया और आप यहाँ बैठकर इन फेरों का आनंद ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पाबूजी ने पूछा, माता देवल आप मुझे बताइए कि आपकी गायें कौन ले गया। मैं आपको वचन देकर आया हूँ और मैं अवश्य ही आपकी गायों की रक्षा करूँगा। देवल चारनी बोली, मेरी गायों को जिंदराव खींची ले गया। जिंदराव खींची जायल के राजा थे। वे रिश्ते में पाबूजी के बहनोई लगते थे। पाबूजी की सगी बहन की शादी जिंदराव खींची के साथ की गई थी, लेकिन उस शादी के बाद से जिंदराव खींची और पाबूजी के परिवार में आपस में बनती नहीं थी। जिंदराव खींची पाबूजी का विवाह रुकवाना चाहते थे। उन्हें जैसे ही मालूम चला कि पाबूजी देवल चारनी की गायों की रक्षा का वचन देकर आए हैं,
और वे पाबूजी का विवाह रुकवाने के लिए देवल की गायें लूट कर ले गए। पाबूजी ने अभी केवल 3 ही फेरे लिए थे, लेकिन देवल चारने की बात सुनकर उन्होंने उसी समय शादी का गठजोड़ खोल दिया। यह देखकर अमरकोट के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि पाबूजी आप विवाह को बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, कम से कम फेरे तो पूरे कीजिए। पाबूजी बोले, फेरों से पहले मेरा वचन जरूरी है। मैं माता देवल को वचन देकर आया था कि यदि फेरों के बीच में भी मुझे इनकी गायों की रक्षा के लिए जाना पड़ जाए तो मैं अवश्य जाऊंगा, इसलिए मैं अपना वचन निभाने के लिए अवश्य जाऊंगा, नहीं तो आगे से कोई भी राठौड़ों के वचन पर विश्वास नहीं करेगा। यह कहकर पाबूजी उसी समय वहां से रवाना होते हैं और जिंद्राव खींची का पीछा करते हैं। मार्ग में देचू नामक एक गांव पड़ता है। वहां पर पाबूजी और जिंद्राव खींची के बीच घमासान युद्ध हुआ। पाबूजी इस युद्ध में देवल चारने की गायों को बचा लेते हैं और उन्हें अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस देवल के पास पहुंचा देते हैं। इस युद्ध में लड़ते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपनी शादी के फेरों के बीच में से उठकर आ गया था और जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, ऐसे वीर योद्धा को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी ने अपने विवाह में केवल 3 ही फेरे लिए थे, इसलिए उस दिन के बाद से आज भी राजस्थान की शादियों में 7 की जगह केवल 4 फेरे ही लिए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों की मान्यता है कि ब्याह में 3 फेरे पाबूजी ने लिए थे, इसलिए जो बचे हुए 4 फेरे हैं वही विवाह के लिए लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पाबूजी राठौड़ की यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।